हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी पे, जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है क्लास 9 से 12 तक की फ्री एजुकेशन। सो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई ऑन पढ़ाई गिरी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी को, जिसका वेरी फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो, अपन बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले अपन एक दो बातें बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी, तो ये तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी लगता है तो लॉजी का मीन्स ही क्या होता है? टू स्टडी। तो देखो, बायोलॉजी को अगर अपन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो दो वर्ड से मिलके बना है बायोलॉजी, बायोस प्लस लोगोस। अब बायोस मीन्स क्या होगा? बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड लोगोस मीन्स होगा स्टडी। स्टडी तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ इज नॉन एज बायोलॉजी। अब अपन बात करें कि बायोलॉजी के फादर कौन है और बायोलॉजी की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। तो देखो, फर्स्ट अपन बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो कौन है बायोलॉजी के फादर? एरिस्टोटल। अब बायोलॉजी के अपने पास दो ब्रांच है, फर्स्ट हो गई जूलॉजी एंड सेकंड हो गई बॉटनी। तो अब जूलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ये भी अपने पास कौन है? एरिस्टोटल या अरस्तु अपन जिन्हें कहते हैं। एंड नेक्स्ट है अपने पास बॉटनी। तो बॉटनी के फादर कौन हो गए? अपने पास कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉमन सी बायोलॉजी के बारे में, उसके फादर के बारे में और उसकी ब्रांचेज के बारे में। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, अपना चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो ठीक है, अपन ने क्या लिख रखा? लिविंग वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मीन्स क्या हो गया कि कंप्लीट जो यूनिवर्स है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म से बना है। लेकिन अपने को सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करना है? सिर्फ लिविंग के बारे में, क्योंकि अपना चैप्टर ही किसके बारे में है? लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो अब देखो, अपने को पता कि जो कंप्लीट वर्ल्ड है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। तो कुछ तो ऐसे कैरेक्टर्स या कुछ तो ऐसे फीचर्स होंगे जिसकी वजह से अपन डिफरेंशिएट कर सकें कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है और ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग। तो कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो फीचर्स प्रेजेंट होंगे देन डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो देखो, एनसीईआरटी में कुछ एक फीचर्स बता रखे हैं, जस्ट लाइक देखो, फर्स्ट अपने पास है ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट है अपने पास है कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है। अब देखो, इनमें भी मैंने एक नई टर्म और लिख रखी है, जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है। इन दोनों को मैंने कौन से कैटेगरी में डाल रखा? नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी में। एंड जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस है, ये तीनों किसके कैटेगरी में है? डिफाइनिंग फीचर्स। तो अब ये नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? अगर किसी भी कैरेक्टर का कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है तो वो कैसा हो गया? नॉन डिफाइनिंग, यानी कि वो इन कैरेक्टर्स को डिफाइन नहीं करता कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा? लिविंग ही होगा। क्या? क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें कोई ना कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है वो कैसे होते हैं? अपने पास से नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। और ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, जिनके बेसिस पे अपन कंप्लीटली कह सकते हैं कि अगर ये कैरेक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म कैसा है? लिविंग की कैटेगरी में। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं अपने पास, ये कैसे हैं? डिफाइनिंग फीचर्स, यानी कि ये इनका कोई भी एक्सेप्शन अपने पास से प्रेजेंट नहीं है। तो देखो, फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे अपना ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? नॉर्मल अपन बोले ग्रोथ क्या है? बढ़ना। तो ग्रोथ मीन्स क्या होगा? अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसके मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है या फिर उसकी ओवरऑल साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसके सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, अगर उनमें क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है और अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं तो वो ही क्या है? अपने पास ग्रोथ है। तो ओवरऑल
ऑल क्या हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी, उसका मास बढ़ जाएगा। तो साइज और मास में बढ़ना ही क्या है, ग्रोथ है। तो अपन बात करें ग्रोथ में तो देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दीज टू आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ होगी क्या, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास में बढ़ जाना, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल उसकी साइज, या फिर उसके नंबर ऑफ सेल्स में ग्रोथ ही क्या है, इंक्रीजमेंट ही क्या है अपने पास, ग्रोथ। तो देखो अब ग्रोथ है वो रिजल्ट किसका रिजल्ट है, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। अब मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, फर्स्ट होती है एनाबॉलिज्म एंड सेकंड होती है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं वो तो कैसे होती है, सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, और जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस है वो कैसे होती है अपने पास, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं। सिंथेटिक मीन्स कुछ ना कुछ उसमें नया बनता है, और डिस्ट्रक्टिव वापस से क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाना। ठीक है, तो जो अपनी ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट है, मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म रिएक्शंस भी होंगी एंड कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस भी होंगी। तो देखो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिज्म रिएक्शंस है वो कैसे हो रही हो, ज़्यादा, यानी कि सिंथेटिक रिएक्शंस ज़्यादा हो रही हो, और जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं वो कम हो रही हो, तो क्या हो रहा, सिंथेटिक यानी कि नए ज़्यादा बन रहे, तब क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म में क्या शो होगी, ग्रोथ शो होगी। ठीक है, एंड सेकंड अगर अपन बात करें कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिज्म रिएक्शंस तो कैसी हो जाएं, कम हो जाए, और जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं वो कैसी हो जाए, ज़्यादा, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसी ग्रोथ को अपन क्या बोलेंगे, डी ग्रोथ या फिर निगेटिव ग्रोथ, क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत कम हो रही है। क्यों, क्योंकि उसके जो सिंथेटिक रिएक्शंस हैं वो तो कम हो गई, और इसकी जो डिस्ट्रक्टिव या जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस है वो बढ़ गई। तो ऐसी ग्रोथ को अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ के अपन अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करें तो अपने पास ग्रोथ के देखो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है अपने पास इनडिटरमिनेट ग्रोथ, इनडिटरमिनेट ग्रोथ, एंड सेकंड है अपने पास डिटरमिनेट ग्रोथ, डिटरमिनेट ग्रोथ। अब देखो इनडिटरमिनेट क्या होगी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, एंड डिटरमिनेटेड ग्रोथ कौन सी होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी। तो क्या बता सकते हो कि इनडिटरमिनेट या जो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो किस में प्रेजेंट होंगी, नो डाउट प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, क्योंकि प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है कि बस इसी टाइम पीरियड तक प्लांट में ग्रोथ होगी, उसके बाद प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो प्लांट में कैसी होगी, कंटिन्यूसली जो कंप्लीट उसकी लाइफ स्पैन है उसके अंदर कंटिन्यूसली प्लांट्स के अंदर है वो ग्रोथ होती रहती है। तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो किस में प्रेजेंट होंगी, प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, और जो लिमिटेड ग्रोथ है वो किस में होगी, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है तो अपने अंदर होगा ना, जैसे कि अपन बचपन में जैसे सपोज कि 5 to 7 ईयर्स की एज में अपनी हाइट कम थी, अब धीरे धीरे जैसे अपन ने हुआ कि 17 या 18 ईयर्स की एज आई, ठीक है, तब तक अपन ने जो अपनी ओवरऑल ग्रोथ होनी थी, जो हाइट इंक्रीज होनी थी वो हो गई। ऐसे तो नहीं कि जो कंप्लीट लाइफ स्पान है उसके अंदर अपनी हाइट बढ़ती जाएगी, तो नहीं बढ़ेगी ना। एक टाइम पीरियड के बाद में क्या होगा, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के अंदर क्या होगा, ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो तो किस में प्रेजेंट होगी, प्लांट्स में। अनलिमिटेड ग्रोथ का एग्जांपल क्या होगा, प्लांट्स, एंड लिमिटेड ग्रोथ या जो डिटरमिनेट ग्रोथ है उसका एग्जांपल क्या हो गया, एनिमल्स। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा इसका डिवाइडेशन था। इसके बाद अपन एक इंपॉर्टेंट डिवाइडेशन पे बात करते हैं ग्रोथ की, जो होगी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो देखो फर्स्ट अपन देखें इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो इंट्रिंसिक का मीन्स क्या होगा, इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, और सेकंड है अपने पास एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक का मीन्स क्या होगा, एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। अब देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या हुआ, इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल, यानी कि इंटरनल ग्रोथ किस में प्रेजेंट होगी, नो डाउट इंटरनल ग्रोथ किस में होगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें। क्यों, क्योंकि ग्रोथ किसका रिजल्ट था, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट था। और मेटाबॉलिज्म कब होगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होगा ना। नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी भी मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस को शो नहीं करती। तो अगर
इनर साइड से या इनर साइड से अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो वो कौन सी हो जाएगी, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल ग्रोथ। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका मास इंक्रीज हो रहा है लेकिन सिर्फ आउटर साइड से, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब देखो स्टार्टिंग में अपन ने बात क्या की थी कि जो ग्रोथ है उसको अपन ने क्या बताया था, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि अपन ने बोला था कि इसका कोई ना कोई एक्सेप्शन है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या हुआ, अभी तक अपन ने बात की, चलो ठीक है, ये सारे तो किस में प्रेजेंट थे, जो अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रेजेंट थे। लेकिन अपने पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं कि जिनके अंदर इंटरनल ग्रोथ नहीं है, सिर्फ उनमें क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ग्रोथ। अपन इसके एग्जांपल की बात करें, सपोज कि अपने पास रेत का टीला है, सपोज ये अपने पास रेत का टीला है, ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी हाइट इतनी है। अब धीरे धीरे सपोज कि जैसे आंधियाँ आना स्टार्ट हुई, तो आंधी आएगी तो क्या होगा, इसके ऊपर और जो अपने सैंड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिपोजिशन होते जाएंगे, उनका यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ओवरऑल साइज तो इसकी भी बढ़ गई, मास तो इसका भी बढ़ गया, लेकिन ये कोई लिविंग थिंग थोड़ी है, लिविंग थिंग नहीं है ना। तो यहीं जाके ये इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, जिसके बारे में अपन ये बोलते हैं कि ग्रोथ है वो क्या होगा, एक डिफाइनिंग फीचर ना होके नॉन डिफाइनिंग फीचर है। जैसे सपोज अपन बात करें कि जैसे अपने घर में काफी दिन से अपना घर जैसे बंद पड़ा है, ठीक है, तो अगर किसी कॉर्नर में थोड़ी बहुत डस्ट है, अगर वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रखी है, तो अपन ने काफी टाइम तक घर को बंद रख रखा, और कुछ टाइम बाद अगर अपन देखते हैं तो धीरे धीरे जहाँ पे एक जगह जहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट थे वहाँ पे धीरे धीरे क्या होंगे, और ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा डस्ट पार्टिकल्स का। तो क्या होगा, मास तो वहाँ पे भी इंक्रीज हो गया, साइज उसकी भी बढ़ गई, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है। तो इसीलिए अपन ने ग्रोथ को क्या माना कि ग्रोथ क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। क्यों, क्योंकि ग्रोथ को जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी शो करते हैं, इसीलिए अपन इसको डिफाइनिंग फीचर्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अब देखो नीट में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अपने को पता है अगर सिंपल ऑप्शन दे दें कि ग्रोथ क्या है, तो अपने को पता है कि ग्रोथ क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ से होगी, इंटरनल बॉडी से होगी, और इंटरनल बॉडी से होगी तो मीन्स उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी चाहिए, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस में प्रेजेंट होगी, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होगी। तो इसे हमेशा माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन आए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ है एक डिफाइनिंग फीचर, और नॉर्मली क्वेश्चन है कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ क्या है अपने पास एक नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब ग्रोथ में अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स और सेम। इस लाइन का मीन क्या हुआ, देखो कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें चाहे ग्रोथ कहो चाहे रिप्रोडक्शन, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग इवेंट्स नहीं हैं, ये इनमें एक ही या सिनोनिम इवेंट ही है। कैसे, जैसे अपन बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक अपन बैक्टीरिया की बात करें तो ये अपने पास एक बैक्टीरियल सेल है। अब ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी कि या तो सेल्स में इंक्रीजमेंट होगा या फिर उसके मास में इंक्रीजमेंट होगा। तो ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, अगर इसे ग्रोथ करनी है तो ये क्या करेगा, इसकी सेल साइज इंक्रीज होगी और उसी के साथ इसके सेल और इसके न्यूक्लियस में डिवाइडेशन होगा, और इस एक बैक्टीरियल सेल से अपने पास क्या मिल गई, 2 न्यू बैक्टीरियल सेल्स मिल गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसमें ग्रोथ भी यही हुआ कि जब इसने ग्रोथ की तो क्या करेगा, ये डिवाइड हुआ, और यही इसमें रिप्रोडक्शन का मेथड भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना बैक्टीरिया। तो उसमें भी क्या होगा, एक पेरेंट सेल था और एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये जो ग्रोथ है और वो रिप्रोडक्शन है वो सेम ही प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, उसके सेल में डिवाइडेशन होगा और उससे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, और यही उसकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी यही होता है कि वो क्या करता है, उसके न्यूक्लियस और उसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो सेम प्रोसेस है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं या फिर अलग अलग प्रोसेस है।
ठीक है। तो अब अपन ने बात की फाइनल ग्रोथ में, अपन बात करें तो ग्रोथ में अपन ने क्या देखा था कि ग्रोथ की डेफिनेशन देखी, उसके बाद ग्रोथ के टाइप्स की बात की, इनडिटरमिनेट ग्रोथ एंड डिटरमिनेट ग्रोथ। नेक्स्ट अपन ने बात की इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो किसका कैरेक्टर हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब इसका एक्सेप्शन अपन ने ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की कैटेगरी में क्यों डाला, क्योंकि ग्रोथ को जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी शो कर सकती हैं। जैसे अपन ने रेत की टिले की एग्जांपल की बात की थी, तो ग्रोथ क्या है, अपने पास एक डिफाइनिंग फीचर ना होके एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स था वो क्या था, रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन या न्यू प्रोजेनी का प्रोडक्शन ही क्या है, रिप्रोडक्शन। अब देखो अभी अपन ने बात करी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या होंगी, दोनों अलग अलग इवेंट्स होगी। अब अपन रिप्रोडक्शन की बात करें कि अपन ने रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की कैटेगरी में क्यों डाला। अब ये तो अपने को पता है कि डेफिनेट अपने को पता है कि रिप्रोडक्शन नो डाउट किस में शो होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन शो हो रहा है तो अपन ने इसे फिर नॉन डिफाइनिंग की कैटेगरी में क्यों डाला, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं अपने पास जो क्या शो करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते। जस्ट लाइक अपन एग्जांपल्स की बात करें तो अपने पास फर्स्ट एग्जांपल है म्यूल्स का। म्यूल्स क्या है, जो हॉर्स और जो डंकी है उनकी इंटरब्रीडिंग के थ्रू जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे अपन खच्चर कहते हैं ना हिंदी में, वो ही क्या है, म्यूल। तो जो म्यूल है उसके अंदर आगे रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती। अब म्यूल क्या है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर भी क्या शो नहीं कर रहा, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को शो नहीं कर रहा। ऐसे अगर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास होती है वर्कर बीज। वर्कर बीज, अब अपन देखो बात करें किसकी, हनी बी की। तो हनी बी और हनी बी के अंदर दूसरी कैटेगरी क्या होती है, वर्कर बीज की। अब हनी बी तो किसको शो करती है, रिप्रोडक्शन को शो करती है, लेकिन जो वर्कर बीज हैं वो कैसी होती है, स्टेराइल होती हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती। अब जो वर्कर बी है वो है तो लिविंग, लेकिन फिर भी वो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करती, इसीलिए क्या हो गया, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। इसके अलावा अपन एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हैं। ह्यूमन कपल्स, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन कपल्स भी हैं जिनके अंदर भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो नहीं होती। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो क्या है, स्टेराइल है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन ये बता सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो होगी तो सिर्फ नो डाउट किन में होगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही शो होगी, लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो ही नहीं करते। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी अपन ने क्या माना, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की कैटेगरी में डाला। अब देखो अपन इसके रिप्रोडक्शन की टाइप्स की भी बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। नॉर्मली जैसे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही आपके इसके बारे में है, लेकिन फिर भी आपके एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत बता रखा है, तो अपन इसके जो अलग अलग टाइप है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो फर्स्ट अपने पास कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड कौन सा हो जाएगा अपने पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन को अपन ने 2 टाइप्स में देखा, फर्स्ट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होगा, सेक्स सेल्स प्रेजेंट होंगी, मेल एंड फीमेल गैमीट प्रेजेंट होंगे जिनमें आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें न्यू ऑर्गेनिज्म या जाइगोट के थ्रू न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। तो वो तो हो गया अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, सिर्फ सिंगल पेरेंट के थ्रू होगा,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन है, ना तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, ना उनमें क्या होगा गैमीट्स का फ्यूजन, और ना ही फर्टिलाइजेशन, जिसके थ्रू क्या होगा डायरेक्टली जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था सिमिलर उसी के जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म का विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो अपने पास क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो ये अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कैटेगरी के हैं। फर्स्ट अपन देखें एसेक्सुअल बाय बडिंग भी हो सकता है, किसमें होगा, मोस्टली यीस्ट एंड हाइड्रा में होगा। सेकंड अपन देखें बाय फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें प्रेजेंट होगा, फिलामेंटस एल्गी या फिर फंजाई में। नेक्स्ट अपने पास है बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स बनेंगे बट वो कैसे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, किसमें प्रेजेंट होंगे, मोस्टली एल्गी एंड जो फंजाई है उनमें ये रिप्रोडक्शन का मेथड रहेगा। नेक्स्ट है अपने पास देखो ट्रू रीजनरेशन एंड रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन में तो क्या होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो उसी बॉडी पार्ट का वापस से रीजनरेट होना या वापस उसका बन जाना, प्रोड्यूस हो जाना, वो प्रोसेस तो क्या अपने पास रीजनरेशन की। मोस्टली अपन इनके एग्जांपल्स की बात करें तो अपने पास है स्टारफिश एंड लिजर्ड्स। जैसे अपन घर में देखते हैं कि लिजर्ड्स के जैसे टैल गिर गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनमें जो टैल है वापस वो ही रीजनरेट होगी, ना कि उसे पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट होगा। तो ये तो होगा अपने पास रीजनरेशन। एंड ट्रू रीजनरेशन में क्या होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में अगर डिवाइडेशन हुआ है, उसके बॉडी का कोई पार्ट लॉस हुआ है, उसका बॉडी अगर फ्रेगमेंट हो गई तो उस हर एक पार्ट से क्या होगा, वापस से एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो तो क्या होगा अपने पास ट्रू रीजनरेशन, यानी कि किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट से कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन तो क्या होगा, ट्रू रीजनरेशन, जो किसमें प्रेजेंट है, प्लेनेरिया में। और अगर किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट है, अगर वो ही बॉडी पार्ट उसमें वापस रीजनरेट होगा तो किसमें होगा, स्टारफिश एंड लिजर्ड्स में, जो अपने पास क्या है, रीजनरेशन। तो अभी तक अपन ने देखो दो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की बात करी। फर्स्ट किया था ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है, श्योर नहीं है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, तो इट इज नॉट श्योर कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कुछ जो कि भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसीलिए अपने ग्रोथ को किसकी कैटेगरी में डाला, नॉन डिफाइनिंग की कैटेगरी में। ऐसे अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट हो। अपने पास अपने को पता है कि रिप्रोडक्शन होगा तो लिविंग में ही, ठीक है, लेकिन कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन को शो ही नहीं करते, तो ये भी क्या हो गया, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। तो अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे अपने डिफाइनिंग फीचर, जिसमें फर्स्ट अपने पास क्या था, मेटाबॉलिज्म। तो देखो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म अपने पास क्या है, इट इज ए डिफाइनिंग फीचर्स, क्योंकि अपने को पता है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे होने वाली है, इनर बॉडी पार्ट्स में होने वाली है। तो मेटाबॉलिज्म अपने पास क्या है, एक डेफिनेट फीचर है या एक डिफाइनिंग फीचर है। अब मेटाबॉलिज्म की अपन बात करें तो मेटाबॉलिज्म है क्या, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग या सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल reactions occurring in our body। ठीक है, तो देखो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसके अंदर उसकी जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन है उनका सम टोटल ही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रेजेंट करेंगे एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, एक डेफिनेट फीचर हो गया लिविंग बींग्स का। अब देखो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल बता रखा है कि जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी में रिप्रेजेंट हो रही हैं, उन्हें अपन अलग से लेबोरेटरीज में टेस्ट ट्यूब में भी शो कर सकते हैं। तो जब उनको टेस्ट ट्यूब में अपन शो कर रहे हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शन को अगर अपन टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं तो फिर इसको अपन ने लिविंग थिंग क्यों नहीं बोला उन केमिकल रिएक्शंस को। तो देखो टेस्ट ट्यूब में अपन करेंगे तो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शंस को करेंगे, तो नो डाउट वो केमिकल रिएक्शन क्या है, लिविंग है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल
केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है ये उसका सम टोटल है, ना कि किसी सिंगल या फ्यू रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे। तो मेटाबॉलिज्म अपने पास क्या हो गया, एक डेफिनेट फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर की बात करेंगे एंड दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जैसे आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको बोर्ड पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपने सेशन में अपन सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं इनके आपको यहाँ पे बोर्ड पे कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा रही। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके मेरे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। और हो सका तो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपके लिए जो मेरे नोट्स हैं उनके थ्रू एक अपने जितना भी अपने इस सेशन में देखा, इस लेक्चर में पढ़ा है, तो अपन उनको वापस से नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपन ने क्या बताया कि ये क्या है, एक डेफिनेट फीचर है लिविंग थिंग्स का। क्यों? क्योंकि अगर अपन सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या है, सेल इज ए बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो डेफिनेटली उसमें क्या प्रेजेंट होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी। हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, एंड मोर देन 2 सेल्स प्रेजेंट होंगी तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, लेकिन उसके पास भी क्या होता है, वो सिंगल सेल भी क्या कर सकती है, खुद को एग्जिस्ट कर सकती है, उसको लाइफ कंप्लीट करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके वो अपनी एक ही सेल के अंदर कंप्लीट कर सकती है। तो नो डाउट जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि ये सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग थिंग्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। उनमें अलग अलग अपनी कंप्लीट लाइफ को एग्जिस्ट करने की, लाइफ की जितनी भी प्रोसेस है उनको कंप्लीट करने की कैपेसिटी होती है। इसलिए सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे अपन क्या बता सकते हैं कि इट इज ए डेफिनेट या डिफाइनिंग फीचर ऑफ, इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने पास क्या हो गया, एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। अब अपन लास्ट अपने एक बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर की। लास्ट अपने पास कौन सा था, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अब देखो कॉन्शियसनेस क्या है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है, जो स्टिमुलाई प्रेजेंट है, उनको फील करना और उसके लिए वापस रिस्पॉन्स शो करना ही क्या है, कॉन्शियसनेस। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करना प्रोसेस है वो अपने पास है कॉन्शियसनेस की। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि जो कॉन्शियसनेस है इसे अपन ने क्या बताया, डेफिनेट फीचर बताया, दैट्स मीन ये किस में होगा, सिर्फ लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए अपन क्या कहेंगे कि प्लांट्स क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति जो अपना सेंस है या जो रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। तो डेफिनेटली प्लांट्स हैं वो स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स से शो करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने सुना होगा एक टर्म आती है फोटो पेरियोडिज्म। अब फोटो मीन्स क्या होगा, फोटो मीन्स होता है लाइट। तो अब देखो पीरियड्स मीन्स क्या होगा, कुछ टाइम होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब फोटो पीरियोडिज्म किसके बेसिस के ऊपर है, लाइट के बेसिस पे। अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, इस बेसिस पे प्लांट्स की 2 कैटेगरी होती है। फर्स्ट होता है SDP एंड सेकंड होता है LDP। ये अपने पास क्या है, प्लांट्स। ये तो कैसे हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनको कम टाइम पीरियड के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, लाइट की, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लॉन्ग डे प्लांट जिनको फ्लावरिंग वगैरह के लिए क्या चाहिए, जो लाइट है वो लंबे टाइम तक चाहिए, तो वो कैसे हो गए, लॉन्ग डे प्लांट। तो देखो लाइट उसको इफेक्ट कर रही है ना, उसके फ्लावरिंग को, उसकी फ्रूटनिंग को इफेक्ट कर रही है। तो यही क्या है,
प्लांट्स के अंदर उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फील करना और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करना, ये प्रोसेस क्या है अपने पास, क्या है, कॉन्शियसनेस। तो प्लांट भी कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। ऐसे अगर अपन दूसरी एग्जांपल की बात करें प्लांट में, तो देखो प्लांट्स के अंदर एक फिक्स सीजन होता है, उसी सीजन के अंदर उनके अंदर फ्लावरिंग होती है। ऐसे नहीं होता कि कंप्लीट पूरे एक साल तक उनमें कंटिन्यूसली फ्लावरिंग होती रहेगी या फ्रूट्स आते रहेंगे। सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स होती है ना, तो क्या होगा कि प्लांट्स एक फिक्स टाइम के अंदर ही क्या करेंगे, अपनी जो ब्रीडिंग की प्रोसेस है या फिर उनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस है उसको शो करेंगे। तो ये किस बेसिस पे हुआ कि उन्होंने एनवायरनमेंट को फील किया और उसके अगेंस्ट में खुद को रिस्पॉन्स को शो किया। तो ये ही प्लांट्स में क्या होगी, कॉन्शियसनेस। ऐसे अगर अपन एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में नो डाउट जैसे फिजिकल है, केमिकल, जितने भी स्टिमुलस हैं इनके लिए अपनी बॉडी क्या होगी, रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, अगर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से मुझे चुभन हो, या जैसे अपन बात करते हैं ना नॉर्मली, जैसे अपन ने पिन को अपने टच किया तो अगर वो मतलब उससे पेन हो रहा तो अपन जल्दी से अपने हाथ को दूर कर लेते हैं, है ना। ऐसे गर्म चीज के पास जाते हैं अपन, दूर हो जाते हैं। तो ये सारे क्या है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनके अगेंस्ट अपने बॉडी का क्या है, रिस्पॉन्स। तो क्या होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी क्या करेंगे, कॉन्शियसनेस की प्रोसेस को शो करेंगे। अब देखो एनसीईआरटी में एक और चीज दे रखी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक टर्म और है अपने पास, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अब देखो सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, ह्यूमंस किसको शो करेंगे, सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस को। जैसे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, जैसे कि अपन खुद मतलब सेल्फ अवेयर होते हैं अपन, जैसे अपना आज बारिश होने वाली है या फ्यूचर में अपने साथ ये गलत हो सकता है, ये आज अपन ऐसे सोच के करते हैं ना कि नहीं ये चीज़ तो आज अपने को नहीं करनी, हो सकता है इसका रिजल्ट कल को गलत आए। तो ये ऐसी चीज़ें जो अपन खुद के लिए सही या गलत या अच्छा या बुरा सोच सकते हैं, तो ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होगी, ये वाला सिर्फ ह्यूमन में प्रेजेंट होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अगर अपन बात करें सिर्फ कॉन्शियसनेस की, अपन ने किसको इंक्लूड किया है, कॉन्शियसनेस को इंक्लूड किया है। वो डेफिनेटली किसका है, कैरेक्टर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लेकिन अगर अपन सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये कॉन्शियसनेस की टॉप वेराइटी होती है जो किसमें प्रेजेंट है, ह्यूमन में प्रेजेंट है। अब देखो इस सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए भी एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दे रखा है जहां से मोस्टली क्वेश्चन भी आता है कि जो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट होते हैं, ब्रेन डेड कोमा पेशेंट, ब्रेन डेड कोमा पेशेंट, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि अगर कोई ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है तो वो कॉन्शियस है या नहीं, उसे अपन लिविंग की कैटेगरी में लाएंगे या नहीं लाएंगे। तो डेफिनेट क्या है, जो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है ना, तो वो है कौन, ह्यूमन है। ठीक है, तो क्या है वो, नो डाउट लिविंग थिंग है, उसमें कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट है, बट उसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये किसका एक्सेप्शन बात करें अपन, ह्यूमन का, तो कि ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, बट ये जो पेशेंट है इसका क्या है, ब्रेन डेड है, तो इसमें क्या शो नहीं होगा, इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी अपने बॉडी के पास जितने भी मैसेज आते हैं वो ब्रेन के थ्रू आते हैं, अपने को मैसेज मिलते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग अपने बॉडी के ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट्स को अपन कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन जब इसका ब्रेन डेड है तो क्या होगा, इसके बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो एब्सेंट होगी, बट उसमें भी कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये आज का अपना लेक्चर या सेशन कंप्लीट हुआ। तो अपन अगर स्टार्टिंग से बात करें कि अपन ने क्या क्या देखा, तो देखो स्टार्टिंग में अपने बात की थी कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की, जिसमें फर्स्ट था ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में अपन ने बोला था, क्यों इसे नॉन डिफाइनिंग फीचर शो किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि ग्रोथ को शो करते हैं, इसलिए अपन नहीं बता सकते कि ग्रोथ है वो एक डेफिनेट फीचर है। ठीक है, सेकंड अपन ने बात की रिप्रोडक्शन की, तो नो डाउट रिप्रोडक्शन किसमें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनमें होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो नहीं करते। तो इन दोनों के एक्सेप्शन हो गए। तो ग्रोथ
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे हो गए अपने पास, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हो गए। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये 3 अपने पास क्या हो गए, डेफिनेट फीचर हो गए अपने किसके, लिविंग बींग्स के। ठीक है, तो अपन अब देखो सेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैंने बात की थी ना नोट्स के बारे में, तो अब देखो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको इसका एक पूरे सेशन का जल्दी से रिवीजन करवा देती हूँ। तो बच्चों अपन बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। तो बायोलॉजी है वो 2 वर्ड से, बायोस एंड लोगोस वर्ड से मिलके बनी। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। सो बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो अपने पास बायोलॉजी की 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट है बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, यानी कि बायोलॉजी क्या है, कौन सी साइंस है जिसमें लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस के बारे में स्टडी की जाती है, वो ही अपने पास क्या है, बायोलॉजी। सेकेंड अपन डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इवोल्यूशन की तरह, उनकी स्टोरी की तरह उनकी स्टडी करना, ही अपने पास क्या है, बायोलॉजी। अब देखो अपन बायोलॉजी के फादर की बात करते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है अपने पास, अरिस्टोटल। अब बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस थी अपने पास, फर्स्ट बॉटनी एंड सेकंड इज जूलॉजी। तो बॉटनी के फादर अपने पास कौन है, थियोफ्रास्टस, एंड जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल। तो देखो कॉमन देखें, बायोलॉजी के फादर भी कौन थे, एरिस्टोटल, एंड जूलॉजी के फादर भी कौन थे, एरिस्टोटल। सो नेक्स्ट देखो, अब अपने अपने ओरिजिनल चैप्टर पे आते हैं, लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन लिविंग बताएं तो उसके लिए अपने पास कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिनके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नहीं। तो फर्स्ट देखो अपने पास कैरेक्टर है ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट अपने पास है कॉन्शियसनेस। सो देखो स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर है, इन्हें अपन ने क्या बोला है, दीज 2 आर द नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। एंड लास्ट जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये कैसे हैं अपने पास, डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो ये नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग क्या था कि अगर किसी कैरेक्टर के कोई एक्सेप्शन नहीं हो तो विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर कोई कैरेक्टर होगा तो वो कैसा हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। सो फर्स्ट अपन ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ में अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट था कि इंक्रीज इन मास एंड सेकंड इंक्रीज इन नंबर। ये 2 क्या है, दीज 2 आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट था, मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हैं उसमें एक तो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड सेकंड अपने पास है एनाबॉलिक रिएक्शन। तो जो कैटाबॉलिज्म है उसमें तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होंगी, और जो एनाबॉलिज्म है वो कैसी होंगी, सिंथेटिक रिएक्शन। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिज्म की रिएक्शंस है वो ज़्यादा हो रही है और कैटाबॉलिज्म की रिएक्शंस कम हो रही हैं तो फाइनली क्या होगी, ग्रोथ होगी। एंड अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस कम हो रही एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा हो रही तो उस ग्रोथ को अपन क्या कहेंगे, डी ग्रोथ या फिर नेगेटिव ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ के अपने पास टाइप्स हैं। सो फर्स्ट अपन ने टाइप लिया है इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक क्या होगी, अकर्स इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनसाइड बॉडी या बॉडी के अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे। ऐसी नेक्स्ट अपने पास थी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो अगर आउटर बॉडी साइड में हो रही है तो वो ग्रोथ कौन सी हो जाएगी, एक्सट्रिंसिक, या फिर अपन ने बात किया था वीडियो में कि ये कैसी है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। जिसका अपन ने एग्जांपल लिया था कि सपोज ये अपने पास रेत का टीला है, तो जैसे जैसे अब आंधी आई तो इसके ऊपर क्या हुआ, जो सोयल पार्टिकल्स है उनका डिपोजिशन और ज़्यादा हो गया, तो इसका क्या होगा, मास इंक्रीज हो गया, इसकी साइज इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया अपने पास, जो एक्सटर्नल ग्रोथ है वो शो हो रही है। तो ये कौन शो करेगा, ओनली लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो यही अपने पास क्या था, इसका एसम्पशन था जिसकी वजह से अपन ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर के अंदर काउंट नहीं कर सकते। अब देखो इसके अलावा अपने पास 2 पार्ट्स और हैं ग्रोथ के लिए। फर्स्ट अपने पास है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड सेकेंड अपने पास है डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ किसमें, मोस्टली ये क्या है, अनलिमिटेड जो ग्रोथ होती है, यानी कि कंप्लीट लाइफ स्पान जिसमें चलेगी वो है अपने पास अनलिमिटेड ग्रोथ, जो मोस्टली किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में।
एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ है वो कैसी ग्रोथ है अपने पास, लिमिटेड ग्रोथ, जो मोस्टली किस में देखने को मिलती है, एनिमल्स में। अब देखो अपने पास एक नोट है जिसे आपको, जो इंपॉर्टेंट नोट है जिसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। सो ये नोट क्या है कि ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। अगर क्वेश्चन आता है तो ग्रोथ क्या है अपने पास, नॉन डिफाइनिंग फीचर। लेकिन अगर किसकी बात करें पर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो ये है अपने पास क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने पास नॉन डिफाइनिंग फीचर्स पे। जो सेकंड अपने पास क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है कि न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ही क्या है, रिप्रोडक्शन। ये कभी भी किस में प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स में प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों क्या है, अलग अलग इवेंट्स हैं। दीज टू आर द एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर इन्हीं दोनों की अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करते हैं तो जो ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन है ये दोनों कैसे हैं, सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन ने बात की थी बैक्टीरिया में। सपोज ये अपने पास एक पेरेंटल बैक्टीरिया है। अब जैसे ये ग्रोथ करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और एक बैक्टीरिया से अपने को 2 न्यू बैक्टीरियाज मिल गए। तो ये क्या हो गई, इसकी ग्रोथ भी यही हो गई और इसका रिप्रोडक्शन भी यही हो गया। तो अब देखो ये तो अपने रिप्रोडक्शन की नॉर्मल बात की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब देखो रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन क्या है। तो फर्स्ट अपने पास एक्सेप्शन है म्यूल्स का, जो अपन ने देखा था कि म्यूल्स है ये कैसा होगा, स्टीराइल होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी ये रिप्रोडक्शन को शो नहीं करता। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है स्टीराइल ह्यूमन कपल्स का, ये भी स्टीराइल है तो इनमें भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होगी। थर्ड एग्जांपल है अपने पास वर्कर बीज। तो जो हनी बीज है उसमें जो क्वीन है वो तो क्या करेगी, रिप्रोडक्शन, बट जो वर्कर बीज हैं ये फिर से स्टीराइल हैं तो इनमें भी रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो नहीं होगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन को अपन ने क्या बोला, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर्स बोला। अब देखो रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट अपने पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा, ना तो इसमें गैमीट्स का फ्यूजन होगा ना उनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका फर्स्ट टाइप है अपने पास बाय बडिंग। तो बडिंग के थ्रू किस में होगा, फर्स्ट है यीस्ट एंड हाइड्रा। यानी कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें बडिंग की प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेकेंड है एसेक्सुअल स्पोर्स। तो ये किस में होगा, एल्गी एंड फंजाई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अपने पास फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू किस में मिलेगा, फिलामेंटस एल्गी या फिर फंजाई में। नेक्स्ट अपने पास है देखो 2 है, एक तो ट्रू रीजनरेशन एंड नेक्स्ट है अपने पास रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन तो क्या होगा, अगर कोई भी लॉस्ट बॉडी पार्ट है अगर इससे वापस एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाए तब तो क्या हो जाएगा अपने पास एक ट्रू रीजनरेशन। एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया। और अगर ऐसी प्रोसेस जिसमें जो लॉस्ट पार्ट है अगर सिर्फ उसी का वापस से प्रोडक्शन होता है या वो ही वापस रीअपेयर होता है, रिपेयर होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, रीजनरेशन। ये किस में मिलता है, मोस्टली स्टारफिश एंड लीजर्ड्स में। अब सेकंड अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें क्या होगा, गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, उन गैमीट्स में मियोसिस की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और जिसके थ्रू फाइनली अपने को क्या मिल जाएगी, न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया कंप्लीट रिप्रोडक्शन, जो एक अपने पास क्या था, एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। अब देखो अपन डिफाइनिंग फीचर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट उसमें अपन देखते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन अकरिंग इन ए लिविंग बॉडी। यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है जो एक बॉडी में हो रही है उनका जो सब टोटल होगा उसे अपन क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होगा। अब देखो जो मेटाबॉलिज्म है वो कभी भी नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो उसे शो नहीं करेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक डेफिनेट फीचर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये भी अपने पास क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखो कि कोई भी सेल है वो क्या है, किसी भी लाइफ या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किन से मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। तो अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो वो कैसे हो जाएंगे, यूनिसेलुलर हो जाएंगे। अब देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है, कैपेबल है एंड इंडिपेंडेंट है कि इसमें अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने में और खुद की जितनी भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हैं उनको परफॉर्म करने में। ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो भी कंप्लीट अपनी लाइफ को एग्जिस्ट
मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो सेल है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब लास्ट अपने पास आता है कॉन्शियसनेस। तो ये भी क्या है अपने पास एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस होती क्या है? एबिलिटी टू सेंस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड रिस्पोंड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। यानी कि कॉन्शियसनेस क्या है अपने पास? एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को फील करेगा और उनके अगेंस्ट में वापस रिस्पॉन्ड करेगा। तो इट इज़ ए फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो प्रेजेंट होती है। अब इसके अलावा देखो एक टर्म और लिख रखी है अपन ने, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? ह्यूमन में प्रेजेंट होती है। अब देखो इसके लिए एनसीईआरटी में आपको ना एक एग्जांपल दे रखा कि जो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है उसे अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करेंगे या नॉन लिविंग में, उसमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो देखो ये पेशेंट है लेकिन है तो ये लिविंग बीइंग ना, तो इसमें कॉन्शियसनेस है वो तो क्या होगी? प्रेजेंट होगी। एंड अगर अपन इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये इसमें एब्सेंट होगी, नहीं होगी उसके पास। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने जो कोऑर्डिनेशन है इसके बॉडी पार्ट्स का वो ये खो चुका है, यानी कि इसके बॉडी पार्ट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो ये अपना चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो गया। बच्चों आज के लेक्चर में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर या कैरेक्टर्स को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे।